नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है साइंस क्लास एंड जीके यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखो जो हमारा 6 नंबर लेसन चल रहा था 12th बायोलॉजी का, इसका आज आपके नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा था कि पादपों में जो जल का अवशोषण होता है वो आपके 2 विधियों के द्वारा होता है। कितनी विधियों के द्वारा होता है? 2 विधियों के द्वारा। और उसमें से एक विधि पढ़ी थी हमने सक्रिय अवशोषण और दूसरी विधि पढ़ी थी हमने निष्क्रिय अवशोषण के बारे में, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है कि पादपों में जल मार्ग, कि पादपों में कौन कौन से मार्गों के द्वारा किस प्रकार से जल का अवशोषण किया जाता है। देखो, हमने सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था आपके कि जो जड़ होती है, जैसे कि ये आपके यहाँ पे मान लो ये जड़ है। ठीक है, इस जड़ में हमने ये छोटे छोटे यहाँ पे मूल रोम पढ़े थे कि जो जल का अवशोषण होता है वो किसके द्वारा होता है? मूल रोमों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मूल रोम के द्वारा होता है। ठीक है, रूट हेयर के द्वारा जल का अवशोषण होता है, ये तो हमने पढ़ा था। अब देखो, और फिर हमने एक और बात पढ़ी थी कि जो जाइलम होता है पौधों में, ये जाइलम किसका परिवहन करता है? आपके जल का परिवहन करता। किसका परिवहन करता है? जल का परिवहन करता है। तो ये मूल रोमों से जल जाइलम तक कैसे पहुंचेगा? वो मार्ग आपके कौन कौन से? ये 3 मार्ग है। ठीक है, कैसे? देखो, ये आपकी जड़ है। ठीक है, बाहर की ओर साइड में क्या आपके ये मूल रोम है अनेक सारे, तो मूल रोम है, तो ये बीच में अंदर जड़ में क्या पाए जाते हैं? ये जाइलम। क्या पाया जाता है? जाइलम। ठीक है, अब देखो, मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किया जाएगा, जल का अवशोषण। अब ये जल का अवशोषण करते हैं मूल रोम, तो मूल रोम से ये जल इस जाइलम में कौन से मार्ग के द्वारा पहुंचता है? यहाँ पे कौन कौन से मार्ग होते हैं बीच में? वो आपके 3 प्रकार के मार्ग है बीच में। कौन कौन से मार्ग है? 3 प्रकार के मार्ग है। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला मार्ग है आपके एपोप्लास्ट पथ, सेकेंड नंबर है आपका सिम्प्लास्ट, और थर्ड नंबर है आपके रसदानीय पथ। ठीक है, तो ये जल आपके जाइलम तक इन 3 मार्गों के द्वारा पहुंचता है, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसदानीय पथ के द्वारा पहुंचता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम आपके एपोप्लास्ट पथ की कि एपोप्लास्ट पथ क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट मार्ग, या इसे हम पथ कह सकते हैं। ठीक है, पथ या मार्ग, इसकी बात करते हैं एपोप्लास्ट की। तो आप देखो यहाँ पे कि बाहर की ओर ये तो कौन है? आपकी कोशिका भित्ति। ये कौन है? कोशिका भित्ति। क्लियर है बात यहाँ पे? ये हो गई आपकी कोशिका भित्ति। ठीक है, तो कोशिका भित्ति पर सुबेरिन व लिग्निन के जमाव के कारण ये कैसे हो जाती है? कोशिका भित्ति यहाँ पे निर्जीव हो जाती है। कैसे हो जाती है? निर्जीव हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुबेरिन और लिग्निन के जमाव के कारण कोशिका भित्ति कैसे हो जाती है? निर्जीव, मतलब ये जल के लिए पारगम्य नहीं होती। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस एपोप्लास्ट में कि ये एक प्रकार का क्या आपके निर्जीव पथ है। ये एक प्रकार का क्या है? निर्जीव पथ है। एक प्रकार का निर्जीव पथ है। क्लियर है बात? यहाँ पे फर्स्ट नंबर बात आपको ये याद रखनी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे सेकंड नंबर बात क्या याद रखनी कि एपोप्लास्ट में जो जल का परिवहन होता है वो कोशिका भित्ति और इस कोशिका के मध्य जो ये खाली जगह है, यहाँ पे ये खाली जगह, इस खाली जगह में से इसमें क्या होता है? जल का परिवहन होता है। वापस जल इस तरफ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो इन खाली जगहों को हम क्या कहते हैं? अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकाश। तो जो जल का परिवहन होगा इसमें, तो जल का परिवहन कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति व कोशिका के मध्य, कोशिका भित्ति व कोशिका के मध्य उपस्थित अंतर कोशिका अवकाश, कोशिका के मध्य उपस्थित अंतर कोशिकीय अवकाशों से जल का परिवहन होता है। किससे होता है? अंतर कोशिकीय अवकाशों से जल का परिवहन होता है। क्लियर है बात यहाँ पे? तो जल क्या करेगा? ये बाहर वाली कोशिका भित्ति और अंदर जो ये कोशिका है, तो इसमें से यहाँ पे जल प्रवेश करेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या था? मूल रोम। तो ये लो, ये मूल रोम बना दिया। ठीक है, इस मूल रोम के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाएगा? जल का अवशोषण। क्या किया जाएगा? जल का
अवशोषण, ठीक है। अब देखो जैसे ये जल का अवशोषण करेगा, ये जल इन अंतरकोशिकीय अवकाशों के द्वारा, इन अंतरकोशिकीय अवकाशों के द्वारा कहां तक पहुंचेगा, जाइलम तक पहुंचेगा, ठीक है। जिसमें से ध्यान रखना, सबसे पहले ये मूल रोम है, तो ये मूल रोम का, ये मूल रोम की कोशिका हो जाएगी यहाँ पे। तो ये फर्स्ट वाली जो कोशिका है, इतनी मैंने बनाई है, ये फर्स्ट वाली, ये किसकी त्वचा हो जाएगी, आपके मूल रोम की कोशिका हो जाएगी, ठीक है। मूल रोम के बाद में जैसे जैसे हम इस जड़ के अंदर वाले पार्ट में जाते हैं, इसके अंदर ऐसे जाएंगे, तो बाद में कौन सा भाग आता है, वल्कुट वाला, जिसे हम क्या कहते हैं, कोर्टेक्स। रूट की हमने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ी थी 11th में, तो उसके बाद में कौन सा भाग आता है, आपके वल्कुट वाला भाग आता है, ठीक है। वल्कुट के बाद में अंतस्त्वचा, हाइपोडर्मिस कहते हैं, जिससे क्या कहते हैं, हाइपोडर्मिस वाला भाग आता है, ठीक है। अब देखो हाइपोडर्मिस में क्या होता है कि यहां तक तो जल जाता है, जल जाने के बाद में अंतस्त्वचा के अंदर कैस्पेरियन पट्टिका पाई जाती है। ये जो पट्टिका है, ये पट्टिका आपके कैस्पेरियन पट्टिका, कौन सी पट्टिका, कैस्पेरियन पट्टिका पाई जाती है, ठीक है। अब देखो कैस्पेरियन पट्टिका क्या होती है, ये कैस्पेरियन पट्टिका क्या होती है, यहाँ पे जल के लिए अपारगम्य होती है। ये क्या होती है, यहाँ पे जल के लिए अपारगम्य होती है। अब देखो जल के लिए अपारगम्य का यहाँ पे क्या मतलब है कि ये जल का परिवहन नहीं करेगा। तो यहाँ पे जल का परिवहन कैसे होगा, जैसे ही अंतस्त्वचा के अंदर जल जाएगा, तो ये जल क्या करेगा, इस कोशिका कला, ये कोशिका झिल्ली है, तो इस कोशिका झिल्ली में से होकर के यहाँ पे जल वापिस ऐसे चलने लगेगा। तो अंतस्त्वचा के अंदर क्या होता है कि जल का परिवहन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वहां पे कैस्पेरियन पट्टिका पाई जाती है। इस कारण यह जल इन अंतरकोशिका अवकाशों से कहां पे चला जाता है, इस कोशिका झिल्ली में चला जाता है, और कोशिका झिल्ली में से आगे वापस क्या करता है, अंतरकोशिका अवकाशों में चला जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार का जो जल का परिवहन होता है, ठीक है, इस प्रकार के जल के परिवहन को कहते हैं आपके, या फिर इस मार्ग को कहते हैं आपकी परिकला पथ। क्या कहते हैं इसको, परिकला पथ कहते हैं, परिकला पथ कहते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे कौन सा हो गया, एपोप्लास्ट पथ। एपोप्लास्ट पथ में देखो क्या याद रखना है, सबसे पहले निर्जीव पथ। क्यों, बाहर क्या, कोशिका भित्ति में लिग्निन व सुबेरिन के जमाव के कारण ये कैसे हो जाती है, निर्जीव हो जाती है, इसमें जल का पारगम्य नहीं हो पाता। तो जल क्या करता है, यहाँ पे जो अंतरकोशिक अवकाश, जो खाली जगह है, तो इन खाली जगहों में से क्या करता है, जल इस जाइलम तक पहुंचता है। तो जाइलम तक ही पहुंचाना है जल को, तो क्या करता है, जल यहाँ पे जाता है, फिर वल्कुट की जो अंतरकोशिक अवकाश इसमें से जाता है, और फिर क्या करता है, जल आपके जो अंतस्त्वचा, इसमें क्या पाई जाती है, आपके कैस्पेरियन पट्टिका। और कैस्पेरियन पट्टिका क्या होती है कि जल के लिए अपारगम्य होती है, वो जल का परिवहन नहीं कर सकती। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपके कि जो जल होगा, वो जल क्या करेगा, इस कोशिका झिल्ली या कोशिका कला में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। और प्रवेश करने के बाद में एक जल यहाँ पे आया, तो वापिस यहाँ पे प्रवेश कर जाएगा, यहाँ पे आएगा जल, यहाँ पे आएगा, फिर इन अंतरकोशिक अवकाशों में से इस प्रकार से ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, आपके जाइलम तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो जल का परिवहन है वो कोशिका भित्ति व कोशिका के मध्य उपस्थित अंतरकोशिकीय अवकाशों से जल का परिवहन होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, आपके एपोप्लास्ट पथ कहते हैं। लेकिन अंतस्त्वचा में कैस्पेरियन पट्टिका पाई जाती है, यहाँ पे जल का परिवहन नहीं होता है। तो जल क्या करता है, कोशिका झिल्ली में से होकर गुजरता है और वापिस अंतर कोशिका अवकाशों में चला जाता है। जल के इस प्रकार का पथ होता है, वो कौन सा कहलाता है, आपके परिकला पथ कहलाता है। कौन सा कहलाता है, परिकला पथ कहलाता है। तो यहाँ पे ये एपोप्लास्ट पथ आपके कंप्लीट होता है। सेकेंड पढ़ते हम आपके सिम्प्लास्ट पथ। अब देखो नेक्स्ट है आपके सेकेंड नंबर आपके सिम्प्लास्ट पथ। कौन सा है सेकेंड नंबर, यहाँ पे आपके सिम्प्लास्ट पथ। सेकेंड नंबर कौन सा, आपके सिम्प्लास्ट। अब देखो सिम्प्लास्ट में क्या ध्यान में रखना है, पहली बात तो क्या ध्यान में रखनी है कि एपोप्लास्ट कैसा मार्ग था, आपके वो मार्ग था निर्जीव पथ या निर्जीव मार्ग था। तो ये सिम्प्लास्ट कैसा मार्ग है, आपके सजीव पथ है। कैसा पथ है, सजीव पथ। अब देखो दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि जो एपोप्लास्ट में यहाँ पे जल का परिवहन होता था, वो आपके होता था कौन सी क्रिया के द्वारा, विसरण क्रिया के द्वारा होता था। कौन सी क्रिया के द्वारा होता था, विसरण क्रिया के द्वारा यहाँ पे जल का परिवहन होता था। क्लियर है बात यहाँ पे।
अब देखो नेक्स्ट बात, यहाँ पे विसरण क्रिया के द्वारा जल का परिवहन होता था किसमें, एपोप्लास्ट में, जबकि जो सिम्प्लास्ट है, इस सिम्प्लास्ट में जो जल का परिवहन होगा यहाँ पे वो होगा आपके परासरण के द्वारा। किसके द्वारा होगा, परासरण के द्वारा। दो बातें क्लियर हो गई। अब देखो थर्ड नंबर बात, इसमें जो जल का परिवहन होगा ये तो क्या आपके बीच में रिक्तिका है और ये अनेक सारे कोशिकांग है। कोशिकांग के अलावा यहाँ पे क्या उपस्थित आपकी जीव द्रव्य उपस्थित है। क्या उपस्थित है, जीव द्रव्य उपस्थित है। ठीक है, अब देखो जीव द्रव्य या जिसे हम क्या कह सकते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिम्प्लास्ट पथ में जो जल का परिवहन होता है इस जीव द्रव्य में से होकर के जाता है। किस में से होकर गुजरता है, इस जीव द्रव्य में से जल का परिवहन होता है और ये जल कहाँ पे पहुंचता है, आपके जाइलम में। क्लियर है बात यहाँ पे। एपोप्लास्ट में तो अंतरकोशिकीय अवकाशों में, जबकि जो सिम्प्लास्ट है इसमें जो जल का परिवहन होता है वो जीव द्रव्य में से होकर जल क्या करता है, इस जाइलम तक पहुंचता है। तो इसमें क्या ध्यान में रखना है कि इस प्रकार के, या इसमें लिखना आपको कि इसमें जल का परिवहन, इसमें जल का परिवहन जीव द्रव्य अर्थात प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होता है। क्लियर है बात यहाँ पे कि इसमें जो जल का परिवहन होगा वो जीव द्रव्य के माध्यम से, जो जीव द्रव्य भरा हुआ है इन कोशिकाओं में, इन जीव द्रव्य के माध्यम से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होता है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट बात क्या ध्यान में रखनी है कि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखो यहाँ पे एक हमने लिखा था कि इसमें जो जल का आपके परिवहन होता है वो परिवहन कौन सी क्रिया के द्वारा होता है, परासरण क्रिया के द्वारा। मतलब क्या होता है कि जब मूल रोम जल का अवशोषण करेगी तो ये जल कहाँ पे आएगा, इस कोशिका में। इस कोशिका में अब जल की मात्रा क्या है, ज्यादा, और इसमें क्या कम। तो परासरण में क्या होता है कि जल किस तरफ जाता है, जिस तरफ जल अधिक हो वो अधिक वाला जल किस तरफ जाता है, कम जल की ओर। मतलब इसमें जल एक बार अधिक, फिर इसमें क्या हो गया, कम हुआ, तो ये जल इसमें चला जाएगा। नेक्स्ट प्रक्रिया क्या होगी इसमें कि जैसे इसमें जल ज्यादा हुआ तो इसमें क्या है, कम, तो ये जल आगे इसमें चला जाएगा, इस कोशिका में। नेक्स्ट आपके इस प्रकार चला जाएगा। तो इसमें जो जल का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, जीव द्रव्य के द्वारा। और ये जल का परिवहन कौन सी क्रिया के द्वारा होता है, आपके परासरण क्रिया के द्वारा होता है। और ये कैसा मार्ग है, एक प्रकार का आपके सजीव पथ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें पढ़ना आपके रसदानीय पथ। कौन सा, रसदानीय पथ। अब देखो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे थर्ड नंबर। वो थर्ड नंबर कौन सा, आपके रसदानीय पथ। कौन सा है, रसदानीय पथ। अब देखो इसमें जो जल का परिवहन होगा वो किस प्रकार से होगा। ये जीव द्रव्य कला, मतलब ये जीव द्रव्य की क्या है, एक प्रकार के आपके झिल्ली है, या इसे हम क्या बोलते हैं, रसदानी, मतलब रिक्तिका बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो जल का परिवहन होगा वो इन जीव द्रव्य कला में से होता जाएगा। ठीक है, ये जो जीव द्रव्य कला है इसमें से जल का परिवहन होता जाएगा। और इस प्रकार का जो जल का परिवहन होता है वो कौन सा होता है, आपके रसदानीय पथ होता है। और ये भी क्या, एक प्रकार का सजीव पथ है। ठीक है, तो आपके पादपों में जो जल का परिवहन होता है वो आपके इन तीन प्रकार से होता है, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और आपके रसदानीय पथ। तो ये पादपों में जो तीन मार्ग थे यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं और इनको मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। ठीक।